Good morning, everyone. Now, 11 Commerce BA, chapter number 3, Banking Services. Now, हमने लास्ट में देखा था बाय द ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. अभी आता है टू इन्वेस्ट. देज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक. चलिए चलते हैं. द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज़ नॉट एबल टू इन्वेस्ट एंड लैंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डिपॉजिट ऑफ अ बैंक्स. मतलब बैंक के पास जो भी कैपिटल है, जो भी डिपॉजिट है, अगर उसके अंदर से वो लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं दे रही है तो वहाँ पे वो अर्निंग कर सकती नहीं है. उसका बेनिफिट ही होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट अ some secure place, and with proper calculations the bank has to invest some percentage of total deposit in the government securities according to the rules of RBI, on which the rate of interest is low. It is inevitable for a bank get instant cash by withdrawing investment during the emergency or some accidental situations. A bank majorly invest in the government securities or in other financials capable units. So units capables होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है. ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो शेयर मार्केट के अंदर होता है, और शेयर मार्केट में परचेस करके बैंक क्या करती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है. और कुछ जो डिपॉजिट होती है वो क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर या दूसरे यूनिट के अंदर वो इन्वेस्ट करती है और वहाँ से हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज करती है. तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है तो इसके ज़रिए बैंक की अर्निंग देखने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक इज इंटर बैंकिंग. इंटर बैंकिंग का मतलब ये होता है when any bank needed a money, then at that time he can get the money from their branch or any other bank, but not to the persons or a government. Every bank sometimes faces a shortage of money for a very short durations of time, even less than 24 hours. At this times, unused money in a bank is provided to the needy bank, and this agreement is made by an agency appointed by the central bank RBI. आरबीआई के ज़रिए एक एजेंसी अपॉइंट की जाती है जो दोनों बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिसको ज़रूरत है वो और जो प्रोवाइड कर रहा है वो. इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग और बोरोविंग मनी is completed through the central bank. And now the lender or borrowers does not come into directions and direct contact with the each other. The problem of the bank for that particular time is solved, and thus when the bank gets the demanded amount instantly, it is called call money. आपको ज़रूरत पड़ती है, तुरंत आपको मनी मिल जाती है, that means it is known as call money. The interest has to be paid on the received amount. This rate of interest is determinants and determines on the basis of demands and supply. It's called call money rate. जो यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाता है वो क्या कहलाएगा, कॉल मनी रेट. और ये जो दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज़ नोन एज टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. अब बारी आती है सब्सिडरी फंक्शंस की. नाउ सब्सिडरी फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शंस आता है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर. फर्स्ट थिंग्स आपको बता दें, यहाँ पे मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगा नहीं. यहाँ पर मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा. अ बैंक हैज़ मेनली टू टाइप्स कस्टमर, डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स. एक जो डिपॉजिट करने के लिए आता है और दूसरा जो बैंक से पैसे निकालने के लिए आता है. सच अ कस्टमर्स डू देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द बैंक. When a customer write a check in favor of other persons, then the money is paid to that persons by the bank on behalf of the persons who has written the check. In the same way, when a person receives the check from the other persons, the bank collect money from the persons who has written the check on behalf of the persons who has received the check. In present time, a bank performs different tasks on the behalf of customers, such as a payment of electricity bills, phone bills, insurance premiums, and to transfer of money फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट etc. बट ये जितने भी ट्रांजेक्शन पर्सन करता है सारे के सारे ट्रांजेक्शन का एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए. तो जिस तरीके से बैंक हमको
चेकबुक प्रोवाइड करती है हमारे कामकाज करने के लिए, वैसे बैंक हमको पासबुक भी प्रोवाइड करती है। तो पासबुक के अंदर क्या होता है, हमारे ईच एंड एवरी टाइप्स का जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसकी पर्टिकुलर डिटेल होती है कि हमने किसको प्रोवाइड किया है, कहाँ से हमारे पास मनी आई है और किस तरीके से आई है। सो टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर, इस तरीके से वेरीफाई करती है और वॉचिंग रखती है कस्टमर के हर एक फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन पर। सेकेंड पॉइंट आता है टू डू ट्रांजेक्शन्स एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड टू फॉरेन करेंसीज। Nowadays, import and export business is done compulsorily through the bank. Foreign exchange is required for import and export business. The bank which has obtained permissions from the central bank performs and the task related to foreign exchange and provides services and receives the documents related to foreign trade. अगर आप फॉरेन कंट्री के साथ या उसकी कोई कंपनी के साथ ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिसीव करना, कामकाज करना ड्यूटी किसका होता है, बैंक का होता है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में अगर कोई मीडिएटर होता है तो दैट इज़ ओनली ऑन बैंक। सो बैंक फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन्स करता है। थर्ड पॉइंट आता है टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, a letter of a credit letter written by one bank addressed to the another bank। एक बैंक दूसरे बैंक को यहाँ पे लेटर लिखती है। the bank ensure the payment of certain amounts at a certain times by a persons mentions in this letter। लेटर के अंदर जिस पर्सन का नाम मेंशन होता है बैंक श्योरिटी देती है कि भाई ये पर्सन आपको टाइम टू टाइम पेमेंट कर देगा। सो the bank collects certain deposit from the respected persons before issuing the letter of credit, or the bank gets guarantee of the same amount, and the amount mentioned in the letter of credit is paid at a fixed time to the persons whom the bank has insured for the same। जिस बैंक ने सिक्योरिटी ली है, श्योरिटी दी है, वो बैंक सेम टाइम पर उसकी मनी का पेमेंट कर देती है। Thus the letter of credit makes द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ट्रस्ट वर्दी। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस रखने के लिए ये ट्रांजेक्शन किया जाता है। दैन द बैंक अर्न इनकम इन द फॉर्म्स ऑफ कमीशंस बाय ऑफरिंग दिस सर्विसेज। ये सर्विस अगर आप किसी भी कस्टमर को ऑफर करते हो तो कस्टमर को यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। सो व्हाट, issuing the letter of credit on behalf of the customer to the another bank gets the charges। यहाँ पे चार्जेस तो लेती है लेकिन आपको ज़रूरत पड़ने पर आपकी क्रेडिट बता करके वो आपके कामकाज भी फुलफिल कर देती है। नेक्स्ट आता है टू इशू अ ट्रैवलर्स चेक। इन प्रेजेंट टाइम मोर एंड मोर पीपल्स हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग। आज के टाइम पे बहुत सारे पीपल्स ट्रैवलिंग करते हैं। People have started getting travelers check in order to prevent themselves in losing their cash or getting it stolen during their travel within country or abroad। वो जब घूमने के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं कि बीच रास्ते में उनका जो मनी होता है वो चोरी हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए ट्रैवलर्स का चेक होता है। द होल्डर ऑफ द ट्रैवलर्स चेक कैन विड्रॉ मनी थ्रू द चेक फ्रॉम अनदर आउटस्टेशन बैंक, यानी किसी भी बैंक से किसी भी प्लेस से वो मनी को विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम अ फॉरेन बैंक ब्रांच बाय साइनिंग एज पर हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर्स एंड दिस चेक इज़ वेरी रिलायबल एंड ट्रांसफरेबल्स। ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। द यूज़ ऑफ ट्रैवलर्स चेक हैज़ डिक्रीज्ड एज अ फैसिलिटी ऑफ ATM हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड। जैसे जैसे ATM की फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी वैसे वैसे ट्रैवलर्स चेक की जो इम्पोर्टेंस थी वो घटने लगी। तो इस तरीके से ट्रैवलर्स चेक के ज़रिए हमारी एक टेंशन कम हो जाती है, भी साथ में कैश लेकर के चलना है और कहीं चोरी हो गया तो हम क्या करेंगे वहाँ पर। सो ट्रैवलर्स चेक के ज़रिए हम वहाँ पे इंश्योर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, कोई टेंशन हमारे पास रहती नहीं है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ चेक रिटन बाय अ बैंक इन फेवर ऑफ अ ब्रांच of the same bank. The name of the person is mentioned in the demand draft and order is issued to pay the amount to the person whose name written in on the draft. Draft is a secured medium while sending money
टू अ पर्सन और अ फर्म, किसी इंडस्ट्री को, किसी पर्सन को आप मनी देते हैं तो वहाँ पे ड्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है. द पर्सन और अ फर्म्स डिजरेबल्स टू सेंड मनी फिल्स इन अ सर्टेन फॉर्म्स and requested the bank to issue the draft. On the basis of this request, the bank writes the name of the receivers of the money on the draft and order its a branch or its a associate bank to pay the amount, and the sender pay the bank not only the amount mentioned in the draft but also the commissions for the same. If the bank issues such a draft which can be encased in its own city, that is called pay order. Means what? अगर किसी पर्सन को ज़रूरत पड़ती है, दूसरा पर्सन उसको ड्राफ्ट लिख कर के देता है, मतलब चेक लिख कर के देता है, तो वो किसी भी ब्रांच में जा कर के वहाँ से उसको विड्रॉलिंग कर सकता है. तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आप किसी भी पर्सन के नाम का चेक लिखते हैं और वो चेक जब अपनी बैंक में डिस्काउंटेड कराता है तो उसको वहाँ पर मनी मिल जाएगी. लेकिन अगर दोनों ही बैंक एक ही सिटी की हो और दोनों पर्सन एक ही सिटी के हो तो यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो पे ऑर्डर के नाम से जाना जाएगा. तो आज हमने अदर सर्विसेज के अंदर 5 सर्विसेज देखी, तो ये सारी की सारी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है. सो थैंक यू.